हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है। करेक्ट। और एक्चुअली वो जो हमारा डिस्कशन जो क्लास 10th में हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के लेकर, उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के लिए रेशियो जनरेट किए थे। लेकिन अभी हम करने क्या वाले हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री की पूरी डिस्कशन को एक सर्कुलर सिस्टम में शिफ्ट करेंगे। हाँ, और वहाँ पर एंगल का कोई बाउंडेशन नहीं रहने वाला कि एक्यूट एंगल ही हो। ठीक है। तो इस चीज़ को लेकिन पढ़ने के पहले हम एंगल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में एक नया मेजरमेंट हम एंगल का पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम रेडियन मेजर बोलते हैं। तो पहले उसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को शिफ्ट करेंगे सर्कुलर सिस्टम के अंदर और वहाँ पर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एंगल समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, एंगल को मेज़र करने के हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं। उसके पहले मैं एंगल बता देता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आपके पास एक रे है ओ ए, करेक्ट, और वो रे ओ ए रोटेट करती है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर रुक जाती है इस तरह से ओ बी पर, तो मेरा यहाँ पर एंगल ए ओ बी जनरेट हो जाता है। ये जो आपका इंक्लानेशन है या झुकाव है इन दोनों के बीच में, इसी को मैं बोलता हूँ एंगल ए ओ बी। जब ये ओ ए रे रोटेट करके इस पोजीशन से रोटेट करके पॉइंट बी पर जाकर रुक गई, तो ये मेरा एक एंगल जनरेट हो गया। करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल क्या है। अगर एंगल आपको समझ में आ चुका है क्या है, तो आप ये बात समझ लो कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर एंगल पॉजिटिव बन रहा है तो आप जान लो कि रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आप इस रोटेशन को देखो, यहाँ से इस साइड गया है, मतलब ये रोटेशन किस तरह से चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और ऐसा रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। करेक्ट। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूँ रोटेशन हो रहा है, आपकी रे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो जनरेटेड एंगल थीटा है ये आपका पॉजिटिव एंगल है। ये क्या है? आपका पॉजिटिव एंगल है। अब सपोज मान लो आपके पास रे ओ ए है, हाँ, और वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक है। तो जो थीटा एंगल जनरेट हो रहा है वो आपका कैसा एंगल है? नेगेटिव एंगल है। उसे हम बोलते हैं दिस इज नेगेटिव एंगल। क्यों नेगेटिव एंगल? क्योंकि जब भी रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होगा, देखो ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो इस तरह का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वो जो एंगल जनरेट हो रहा है आपका, वो जनरेटेड एंगल नेगेटिव साइन कैरी करेगा, और इस तरह से आपका पॉजिटिव साइन। तो हम यहाँ पे एक बात समझ गए कि एंगल नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ये रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और एंगल क्या होता है वो बात भी समझ में आ गई कि इनके बीच में, रेज के बीच में इंक्लिनेशन जो बन रहा है उसी को मैं एंगल बोलता हूँ। अच्छा, अगर ये एंगल बन चुका है तो मेज़र भी करना पड़ेगा इसे कि एक्चुअली सर कितना डिग्री है, या इसको मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, कितनी तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एंगल को 3 तरह से मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो है उसे मैं इंग्लिश सिस्टम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर? इंग्लिश सिस्टम बोलता हूँ। और या हम इस तरह से कह सकते हैं डिग्री मेज़र है ये आपका डिग्री है। डिग्री में मेज़र कैसे करते हैं एंगल को? देखो, डिग्री में एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं कि मान लो आपके पास रे ओ ए है, और रोटेट करके सीधा स्टैंड कर गई बिल्कुल ओ बी, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ? वन राइट एंगल बोलता हूँ। अच्छा, वन राइट एंगल की वैल्यू जो होती है ना, वन राइट एंगल इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। डिग्री मेजर के अंदर वन राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। एक्चुअली होती कैसी है? ये इस तरह से होती है कि सर जब राइट एंगल एक आपकी जो रे थी ओ ए रोटेट करके ओ बी पोजिशन पर रुक गई और यहाँ पर एक राइट एंगल जनरेट हो गया, तो हमने क्या किया? इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट में सर? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट को हमने बोला 1 डिग्री। क्या बोला? 1 डिग्री। अगर एक सिंगल पार्ट 1 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मुझे ये बताओ कि 1 राइट एंगल के अंदर मैंने 90 पार्ट किए हैं, तो टोटल तो 90 डिग्री बनाएगा, है ना? तो टोटल कितना पार्ट है? 90 पार्ट्स है, तो 1 राइट एंगल आपका 90 डिग्री एंगल जनरेट कर देगा। करेक्ट। इतनी बात समझ जाती है। अच्छा, अगर मान लो 1 डिग्री, तब तो हम डिफाइन कर पाएंगे। चलो मान लो एंगल आपको 1 डिग्री बताना है, बता लेंगे। 2 डिग्री बताना है, बता लेंगे। सपोज मान लो एंगल आपका 1 डिग्री से छोटा है, यह एंगल आपका इस तरह से है कि एक्यूरेट डिग्री में नहीं आ रहा है, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री नहीं आ रहा है ना, 2.75 ऐसे हो जा रहा है, तो ये मेजरमेंट आपका एक्यूरेट नहीं होता। या मैं बोलूँ कि अगर, या इस तरह से बोलूँ कि मुझे जब भी एंगल 1 डिग्री से छोटा मेज़र करना होगा, तब तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो हमने इस आइडिया को क्या किया कि मैंने 1 डिग्री का एंगल उठाया, है ना, और उस 1 डिग्री के एंगल के इक्वल 60 पार्ट किए। कितने एक पार्ट किए? 60। 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले तो एंगल 1 डिग्री का था, और जब मैंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो इसका एक सिंगल पार्ट है उसको मैंने बोला 1 मिनट। तो आप समझ पा रहे होगे सर, इस हिसाब से सर 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होने चाहिए? क्योंकि मैंने इसको 60 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होने चाहिए।
कितने मिनट होना चाहिए, 6 मिनट। ये डैश जो मैं लगा रहा हूँ वो मिनट का नोटेशन है, ठीक। तो मैं अगर अब जब भी मुझे 1 डिग्री से कम एंगल बताना होगा तो मैं उसको मिनट्स में बता दूंगा कि सर 49 मिनट्स है, 55 मिनट्स है, इस तरह से। अच्छा, अगर मान लो एंगल आपका 1 डिग्री से या मिनट से भी छोटा हो जा रहा है, सिंगल मिनट से भी छोटा हो जा रहा है, तो सिंगल मिनट को हमने और डिवाइड किया है छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में, और उसमें से एक पार्ट को हमने क्या कहा है, 1 सेकंड। ये एंगल टोटल कितने का है, 1 मिनट का, और एंगल गलती से 1 मिनट से भी छोटा हो जा रहा है तो मैं उसको सेकंड्स में बताता हूँ, करेक्ट, और डबल डैश लगाता हूँ। तो सिंगल मिनट के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे, अगर मैंने इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो पूरे सर 1 मिनट के अंदर एक्चुअली में 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक। तो ये डेटा आपके लिए बड़ा ही काम का है कि सर एक राइट एंगल के अंदर 90 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए गए तो मेरा 90 डिग्री बन गया। सिंगल डिग्री को मैंने 60 पार्ट में इक्वल डिवाइड किया तो पूरा मिलके वो 60 मिनट्स बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर 1 मिनट को और 60 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को 1 सेकंड बोला तो कंप्लीट मिलकर वो 60 सेकंड्स बन गए। ये जो नोटेशन मैंने डैश लगाया है, अगर डबल डैश लगाया तो मैं सेकंड्स पढ़ता हूँ, अगर सिंगल डैश लगाया तो उसे मिनट पढ़ा जाता है, ठीक है। इतनी बात तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ चुकी होगी। चलो, अब ये तो आपका डिग्री मेजरमेंट, तो डिग्री मेजरमेंट की तो बात आ गई समझ में। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रेड मेजरमेंट के अंदर या फ्रेंच सिस्टम में। फ्रेंच सिस्टम में देखो, फ्रेंच सिस्टम में इनका आइडिया क्या रहा है कि भाई डिग्री में आपने क्या कहा कि 1 राइट एंगल को आप 90 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये फ्रेंच सिस्टम में ये आइडिया इनका कि 90 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दे सर, 90 पार्ट में एक्चुअली हम क्यों डिवाइड कर दें, हम 100 में भी तो कर सकते हैं। तो बस इनका बेसिकली आइडिया यही रहा। इन्होंने क्या किया कि एक राइट एंगल को जो आपका इस तरह से जनरेट किया था आपने, ओ ए रे आपकी रोटेट होकर ओ बी पोजीशन पे रुक गई थी और इसे हमने कहा था राइट एंगल। तो इस राइट एंगल को उसने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में सर, 100 इक्वल पार्ट्स में। ऐसे 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 मैं थोड़ा कर देता हूँ, है ना, समझ लेंगे आप। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में। और एक पार्ट को इन्होंने कहा 1 ग्रेड। तो यहाँ से साफ समझ में बात आ जाती है सर कि तब तो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितने ग्रेड हो जाने चाहिए सर, 100 ग्रेड हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने एक पार्ट को अगर 1 ग्रेड कहा है और इसके 100 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो टोटल मिलके तो 100 ग्रेड हो गया ना। तो 1 राइट एंगल में क्या होगा, 100 ग्रेड हो जाएंगे। अगर मुझे एक ग्रेड से छोटे एंगल को डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रेड उठाऊँगा और उस सिंगल ग्रेड को और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब एंगल डिफाइन करना है एक ग्रेड से भी छोटा। तो ये तो पहले तो एक ग्रेड था, लेकिन जब मैंने इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो इसका एक सिंगल पार्ट है उसको मैंने कह दिया 1 मिनट। तो मेरी एक बात समझ में आ जा रही है कि सर फिर 1 ग्रेड के अंदर 100 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट, क्योंकि मैंने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मुझे 1 मिनट से भी छोटा एंगल बताना है। जब 1 मिनट से भी छोटा एंगल बताना है तो मैंने फिर क्या किया, ये पूरा एंगल 1 मिनट उठा लिया और 1 मिनट को और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो जो इसका एक सिंगल पार्ट है उसको बोल दिया मैंने 1 सेकंड। तो यहाँ से क्लियर समझ में आता है फिर तब तो सर 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड्स हो जाएंगे, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट हैं इनके इसके अंदर। तो ये डेटा भी आपके अब काम का है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि सर वन राइट एंगल के अंदर 100 ग्रेड होते हैं और एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट होता है और 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड होता है। चलो, मैं रिलेशन भी जनरेट कर सकता हूँ, ये ग्रेड सिस्टम, ठीक है, या ग्रेड मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट के बीच में हम रिलेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो रिलेशन जनरेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड डिग्री मेजर। सर रिलेशन ग्रेड मेजर और डिग्री मेजर के बीच में अगर रिलेशन की बात की जाए तो एक बात तो मैंने अभी क्लियर समझ में आ चुकी है मुझे कि सर वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। और मैंने ये भी बताया कि सर 1 राइट एंगल में ही 100 ग्रेड भी होता है ना, 90 डिग्री भी होता है और 100 ग्रेड भी होता है। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री आपका 100 ग्रेड के इक्वल हो जाना चाहिए। तो फिर क्योंकि दोनों राइट एंगल है तो 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 100 ग्रेड। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि 1 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं। तो 1 डिग्री में सर 100/90 डिवाइड करेगा ना, 1 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/9 ग्रेड। तो 1 डिग्री में कितने ग्रेड होंगे, 10/9 ग्रेड। अच्छा, अगर मैं 1 ग्रेड में पूछूं कितने डिग्री होंगे तो आप इस बार क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा और 0 0 कैंसिल, 9/10
डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री के अंदर 10/9 ग्रेड और 1 ग्रेड के अंदर 9/10 डिग्री। और अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है और मेरे पास सपोज x डिग्री मौजूद है, तो x डिग्री को अगर मुझे ग्रेड में चेंज करना है तो मैं x में 10/9 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा एंगल ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। सपोज मेरे पास x ग्रेड एंगल है, तो भाई 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी होती है 9/10 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसमें 9/10 को मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेड के अंदर, तो पूरा का पूरा एंगल ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे डिग्री से ग्रेड में जाना है तो सिंपल है 10/9 का मल्टीप्लाई करना है, और मुझे अगर ग्रेड से डिग्री में जाना है तो 9/10 का मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल है। और इस पर कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ट्रायंगल वगैरह में, एक आध एंगल आपको ग्रेड में दे दिया जाएगा और फिर विदाउट उसे डिग्री में कन्वर्ट करे कैलकुलेशन होगा, नहीं तो उस केस में आपको डिग्री में कन्वर्जन मिल सकता है। चलो, अभी तक तो ये बहुत ही छोटी मोटी बातें थी, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मदद करेगी, वो चीज़ मेरी ये है रेडियन मेजरमेंट। अब तीसरा जो मेजरमेंट है एंगल को मेजर करने का तरीका है, उसे हम बोलते हैं रेडियन मेजर। ओके, देखो रेडियन मेजर या रेडियन की अगर मुझे डेफिनेशन आपको बतानी हो तो एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं पहले मैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एक सर्कल बना लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ओके, चलो, तो ये हो गया सर्कल। मान लो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस है आपकी r यूनिट, है ना, और ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट o है। देखो 1 रेडियन एंगल क्या होता है पहले ये समझेंगे। अगर मान लो सर्कल की रेडियस आपकी r है और मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से चलकर चलते 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 इस पॉइंट पर आके रुकता हूँ पॉइंट बी पर, और मैं उतना ही डिस्टेंस चल रहा हूँ जितना कि सर्कल की रेडियस है। ये मेरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने क्या कहा, सर्कल की रेडियस r थी, r का मतलब मान लो कोई 5 यूनिट थी, 6 यूनिट थी, और मैं जितना डिस्टेंस इसकी रेडियस है, जितनी लेंथ इसकी रेडियस की है, उतनी ही लेंथ में सर्कल के आर्क पर चलकर और रुक जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने आर्क ए बी जनरेट किया। अब ये आर्क ए बी जो भी सेंटर पर एंगल जनरेट करता है, भाई यहाँ से ये जो आर्क है सेंटर पर एंगल बनाएगा, जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। मेरी बात आपको अभी समझ में थोड़ा कम आएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर्कल की रेडियस अगर r है तो r ही डिस्टेंस अगर आप आर्क बनाते हैं या r ही डिस्टेंस सर्कल के सरफेस पे चलते हैं तो आर्क ए बी जो जनरेट होता है और वो आर्क ए बी जो एंगल बनाता है सेंटर पर, वो एंगल आपका 1 रेडियन का बनता है। और ये सिर्फ इस सर्कल के नहीं होता, हर सर्कल के लिए ये बात ट्रू होती है। एक्चुअली 1 रेडियन वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है। इस बात को हम प्रूफ करेंगे किस तरह से, देखो 1 रेडियन इज कांस्टेंट। 1 रेडियन जो वैल्यू है एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर सर्कल में होती है। देखो, इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि चलो मान लो यहाँ तक अगर मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूँ और इसी पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक। अगर मैं ए सी आर्क आपको पूछूं कि सर आर्क ए सी, ये देखो पूरा ए से चलना स्टार्ट किया और घूम के यहाँ पे आर्क ए सी आ गया। आर्क ए सी इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, तो आपको पता है कि सर आर्क ए सी जो है वो एंगल बना रहा है 180 डिग्री। भाई ये स्ट्रेट लाइन बन जा रही है ना, तो ये आर्क कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। और आर्क जो आर रेडियस वाला है वो कितना एंगल बना रहा है, वो 1 रेडियन, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है रेडियन की, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि 1 रेडियन की वैल्यू एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हर सर्कल के लिए ट्रू होती है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है क्लास 9th में। वो थ्योरम ये कहती है कि सर्कल के अंदर जितना बड़ा आर्क होता है वो आर्क उतना ही बड़ा एंगल सेंटर पे जनरेट करता है। इस बात को इस तरह समझो कि लेंथ ऑफ आर्क is directly proportional to angle generated by arc at the center। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जितना बड़ा से बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा से बड़ा एंगल सेंटर पर जनरेट करेगा। भाई आर्क ए बी आपका 1 रेडियन बना रहा है, तो मान लो अगर आर्क यहाँ तक मैं ले लेता तो और बड़ा एंगल बन जाता। ये तो बेसिक थ्योरम है और ये आपने क्लास 9th में पढ़ रखे है कि एंगल जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली एंगल के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि आर्क लेंथ का डायरेक्ट आपका रिलेशन है किसके साथ, एंगल जनरेशन के साथ, कि एंगल वो कितना जनरेट कर रही है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू
भाई ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप कोई ना कोई के कांस्टेंट लिखोगे, और फिर एंगल की वैल्यू, एंगल जनरेटेड बाई आर्क, जनरेटेड बाई आर्क। तो यहाँ से मैं के अगर निकालना चाहता हूँ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन एंगल जनरेटेड बाई आर्क। पहले तो हम ऊपर आर्क की लेंथ लिखेंगे कि आर्क की लेंथ कितनी है, और फिर जो एंगल आपका सेंटर पर उसने बनाया है उसको नीचे लिखेंगे। अगर इस चीज़ को मैं डिवाइड करता हूं तो ये फिक्स वैल्यू के जनरेट करता है किसी भी सर्कल के अंदर। ये बात यहाँ से, ये स्टेटमेंट का मतलब ये निकल कर आता है कि जितना बड़ा से बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा से बड़ा एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आती है। अच्छा, मैं के की वैल्यू फिक्स से मान के चलूँ यहाँ से, जो आर्क लेंथ अपॉन एंगल सबटेंड करती है। तो मैं अगर के की वैल्यू निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आर्क लेंथ ए बी अपॉन एंगल कितना बना रही है, 1 रेडियन बना रही है बाय डेफिनेशन ऑफ द 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल लिखेंगे, एंगल कितना बन रहा है, 1 रेडियन बन रहा है। अच्छा, के की वैल्यू एक और मिल सकती है, अगर मैं आर्क लेंथ ले लेता हूँ ए सी, आर्क लेंथ क्या लेता हूँ ए सी, और ए सी अपॉन एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो मुझे पता है कि ए बी आर्क की लंबाई कितनी है, आर है, तो आर अपॉन 1 रेडियन हो जाएगा। अच्छा, आर्क ए सी की लेंथ कितनी है, जो आपका ए सी आर्क है जो यहाँ से लेके पूरा सी पॉइंट तक है, तो ये आधा सर्कल है, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा पाई आर, करेक्ट, और 180 डिग्री। तो क्लियर है कि की वैल्यू ये भी है इस सर्कल में, की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं इस स्टेटमेंट से ये कह सकता हूँ आर बाई 1 इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 180 डिग्री। तो आर से आर कैंसिल हुआ, और यहाँ से मैं अगर 1 रेडियन की वैल्यू आपसे पूछता हूँ तो क्या हो जाने वाला है 180 अपॉन पाई। तो आपको ये बात समझ में आएगा सर 1 रेडियन की वैल्यू क्या आई, 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री आई, और अपॉन पाई, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है और 180 डिग्री भी एक नंबर है। तो इसको जब मैं बेसिकली सॉल्व करूँगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई की वैल्यू जब हम 3.14 रख देंगे और यहाँ पे डिग्री रखेंगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स, कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आ गया। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहाँ से मेरा डिस्कशन यहाँ इस बात पर पहुँचता है कि सर 1 रेडियन की जो वैल्यू आ रही है वो किसी बात पर डिपेंड ही नहीं करती, सर्कल अगर आपका छोटा हो या बड़ा हो, पर 1 रेडियन की वैल्यू तो 180 बाई पाई पर डिपेंड करती है, और 180 बाई पाई ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू फिक्स है। ये जो आपकी 57 डिग्री और 16 मिनट आ रही है ये हर सर्कल के अंदर आएगी। अगर ये वैल्यू आपकी हर सर्कल के अंदर यही आएगी अगर आप रेडियस के इक्वल डिस्टेंस चल के वहाँ से एंगल सबटेंड करते हैं, तो 1 रेडियन का बनेगा, और 1 रेडियन का एंगल कितना होता है डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट होता है। तो आपके बात ये समझ में आ गई होगी कुछ कि 1 रेडियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली एंगल कितना होता है ना। चलो इस बात को और थोड़ा समझते हैं, और इस बात को मैं अब आपको रिलेशन जनरेट करना आ गया होगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर डिग्री और रेडियन के बीच में मैं रिलेशन पूछूं तो आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, आपने अभी भी फॉर्मूला से जनरेट किया कि सर 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन पाई है, तो मैं यहाँ से पाई को अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे बात समझ में आ गई, जो पाई रेडियन की वैल्यू है 180 डिग्री के वैल्यू इक्वल होती है। अब आप कभी कभी देखो तो पाई को सीधा सीधा 180 से आप रिप्लेस कर देते हो, तो पाई की वैल्यू 180 नहीं होती सर, पाई एक रेडियन मेजर है, और उसे जब मैं डिग्री मेजर में कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ पर 180 डिग्री लिखता हूँ। ये कन्वर्जन है रेडियन से मेजर, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन के अंदर, ठीक है। वैल्यू पाई की 180 डिग्री 180 नहीं होती, आपको बात समझ में, वैल्यू पाई की 3.14 ही होती है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से हमें समझ में आ चुका है कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन पाई है। अच्छा, अगर एंगल आपका x रेडियन है, ठीक, और उसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे सर x रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, तो मैं x में जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 अपॉन पाई से, तो ये पूरा का पूरा एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन वाला, ठीक। अच्छा, यहाँ से मैं अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 डिग्री इक्वल्स टू भाई पाई डिवीजन में चला 180 डिवीजन में चला जाएगा, 180 बाई पाई रेडियन।
तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि सर अगर आपके पास x डिग्री एंगल है और उसे आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, x इंटू भाई 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन के अंदर। तो डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो क्या करना है, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर रेडियन से डिग्री में गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन किया है, तो हमने पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन किया और रेडियन से डिग्री में गए हैं तो 180 बाई पाई का। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि रिलेशन डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन क्या होता है। और ये भी समझ लो कि 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 60 मिनट अप्रॉक्स होती है। चलो अभी मैं एक डिस्कशन और आपके साथ करना चाहता हूँ, जो कि रिलेशन है, जिसका रिलेशन सीधा सीधा रेडियन मेजर के साथ है, लेकिन उसके पहले एक और सर्कल हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, ये रहा आपका सर्कल। तो सपोज मान लो आपको रेडियन थीटा फाइंड करना है, ठीक है, या आर्क लेंथ निकालनी है किसी सर्कल के अंदर। मैं आर्क लेंथ बेसिकली लिख लेता हूँ, आर्क लेंथ। तो इसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला है, वो जनरेट कैसे होता है देखो भाई। ये मान लो आपके पास ओ ए रेडियस है जो कि आर है, ठीक। अगर मैं आर डिस्टेंस ही सर्कल के आर्क पर चलता हूँ बी पॉइंट तक, आर डिस्टेंस, तो एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन का बनता है। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मान लो मैं इस बार एल लेंथ चल रहा हूँ, कितनी लेंथ चल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है, एल लेंथ चल चुका हूँ, आर्क कितना चल रहा हूँ, एल चल रहा हूँ, और सी पॉइंट पे जाकर रुक जाता हूँ। इस बार आर्क की लंबाई मेरी एल है, तो मुझे मालूम ही नहीं कितना एंगल बनेगा, एंगल बनेगा थीटा रेडियन, ठीक। लेकिन यहाँ से एक रिलेशन तो पक्का है ना सर, जो मैंने अभी बोला कि आर्क लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ मेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है सर्कल जो सबसेंड करता है सेंटर पर। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी अपॉन एंगल, एंगल कितना सर, ए बी जो है आर्क लेंथ वो कितना एंगल बना रही है, 1 रेडियन का, तो मैं 1 रेडियन नीचे लिख रहा हूँ। ये रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए किसके साथ, आर्क लेंथ ए सी, आर्क लेंथ ए सी अपॉन ये एंगल कितना बना रही है, थीटा रेडियन का, ठीक है। ये तो रेशियो आपका बेसिकली यही वाला है जो हमने पहले डिस्कस किया, देखो है ना, आर्क लेंथ अपॉन एंगल जनरेटेड, तो वही रेशियो है। और दोनों रेशियो आपस में इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ भी इक्वल ही किया था आर्क लेंथ अपॉन एंगल को, आर्क लेंथ जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा जो आर्क लेंथ थी उसको एंगल कितना बनाया था उसने, उससे डिवाइड किया, तो ये रेशियो कांस्टेंट होता है। ये तो बेसिक थ्योरम है क्लास 9th की, जितना बड़ा आर्क उतना बड़ा सर्कल पर सेंटर, सेंटर पर उतना ही बड़ा एंगल। तो यहाँ से आर्क ए बी अपॉन 1 हमने कर लिया, और यहाँ आर्क लेंथ ए सी अपॉन, तो आर्क लेंथ ए बी कितनी है, आर्क लेंथ ए बी क्लियर है मेरी आर है, और यहाँ पर 1 लिखा ही रहेगा रेडियन। आर्क लेंथ ए सी कितनी है सर, आर्क लेंथ ए सी आपने ऑलरेडी एल ले रखी है, और थीटा आपका रेडियन है, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, आर इंटू थीटा, करेक्ट और नॉट, भाई थीटा मल्टीप्लाई होगा आर के साथ, तो एल इक्वल्स टू आर थीटा। या मैं कुछ यूँ भी कह सकता हूँ कि सर थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, एल बाई आर, जो हम बोल सकते हैं कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है कि सर अगर थीटा रेडियन मेजर है और थीटा को मुझे निकालना है, तो मैं आर्क लेंथ को अगर रेडियस से डिवाइड कर देता हूँ तो एंगल निकल आता है, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि अगर मुझे आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है एल, तो आर सर्कल की रेडियस और थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है।